मेरी बहन का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था। इसीलिए जब मैं दुबई गया तो अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे परिवार में करके गया। लेकिन जब मैं 5 साल बाद रक्षाबंधन के लिए घर आया तो पता चला मेरी बहन अपने ससुराल में नहीं है। वो शादी के 2 साल बाद घर से भाग गई। आखिर मेरी बहन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़ के भाग गई? मैं अपने घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा एक लड़की मंदिर के सामने भीख मांग रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी। राखी का त्योहार हमेशा से मेरे दिल में एक खास जगह रखता था। बचपन से ही मैंने अपनी बहन गौरी की हर ख्वाहिश पूरी की थी। माँ बाप की मौत के बाद मैं ही गौरी के लिए माँ बाप दोनों बन गया था। जब मुझे दुबई जाने का मौका मिला तो मैंने सोचा बहन का अच्छे घर में ब्याह कर देता हूँ ताकि वो अकेली ना रहे। गौरी की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और मैंने चैन की सांस ली। अब बहन अपनी ससुराल में सुखी है। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उसके भरोसे की राखी को ही तोड़ देगी। 5 साल बाद दुबई से भारत लौटते वक्त मेरे हाथ में मेरी बहन के लिए खरीदी गई सोने की राखी थी। हवाई जहाज में बैठकर बार बार मैं वही राखी निकाल कर देखता। उसी राखी में मेरा सारा प्यार बंधा था। जैसे ही मैं गांव पहुंचा तो मेरा मन घबराने लगा। माँ बाप की पुरानी हवेली अब वीरान लगने लगी थी। गांव में कदम रखते ही मुझे कुछ अजीब सी खामोशी महसूस हुई। लोग मुझे देखकर नजरें चुरा रहे थे। घर पहुंचा तो दरवाजा खुला मिला। अंदर मेरा पुराना दोस्त आदित्य बैठा था। मैंने सवाल किया, गौरी कहाँ है? आदित्य ने नजरें झुका ली और बोला, रवि पहले तुम बैठ जाओ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सीधी बात बता आदित्य, मेरी बहन कहाँ है? आदित्य ने भारी दिल से कहा, गौरी वो अब इस घर में नहीं है। शादी के 2 साल बाद ही वो अपने ससुराल से भाग गई थी। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। मेरी आंखों में खून उतर आया। झूठ, मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तो अपनी इज्जत पर भी आंच नहीं आने देती थी। आदित्य ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत तंग किया। वो लोग दहेज के लिए उसे मारते पीटते थे। वो सब ने छुपाया तुमसे। फिर किसी ने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई। मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मगर वो कहाँ गई? आदित्य बोला, किसी ने नहीं देखा। पुलिस ने भी बहुत खोजा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे अपनी बहन चाहिए, वो कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। मैं उसी दिन शाम को गांव के पास के मंदिर गया। वहां मेरी माँ की मूर्ति रखी थी जिसके सामने मैं हर बार बहन के लिए दुआ करता था। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा वहां कोने में बैठी एक लड़की दिखी। मैले कुचैले कपड़े, बाल और आंखों में वीरानी। भीड़ के बीच उसकी झलक देखकर मेरे पांव जम गए। ये तो मेरी बहन गौरी है। गौरी मेरे सामने कटोरा फैलाए भीख मांग रही थी। मेरा कलेजा फट गया। मैं दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा। गौरी, गौरी ने सिर उठाया। उसकी सूनी आंखों में भाई को देखकर चमक आई। लेकिन फिर आंसू बह निकले। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। गौरी, ये क्या हालत बना ली है तूने? घर क्यों छोड़ दिया? घर चल। नहीं भैया, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे। उसकी बात सुन मैं हक्का बक्का रह गया। कौन लोग? तेरा पति, सास। क्या किया उन्होंने? गौरी की आंखों से आंसू टपकने लगे। शादी के बाद सब ठीक था भैया। पहले साल तो सबने मुझे सिर आंखों पर रखा। लेकिन जैसे ही आप दुबई चले गए वो सब बदल गए। दहेज के नाम पर आपने जो दिया वो सब खर्च हो गया। सौरभ और उसकी माँ ने कहा और पैसे लाओ। ये सुन मेरे सीने में आग लग गई। क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मैंने तो सब कुछ तेरे लिए ही जोड़ा था। गौरी हंसी, वो हंसी जो दर्द से निकली थी। कैसे बताती भैया? आपने इतनी मेहनत से पैसे जोड़े थे, मैं कैसे मांगती? जब मैंने मना किया तो मारपीट शुरू हुई। रात रात भर वो मुझे कमरे में बंद कर देते थे। मेरे हाथ गुस्से से कांपने लगे। फिर तू भागी क्यों? पुलिस में शिकायत करती। गौरी ने नजरें झुकाई। शिकायत? भैया, मैं शिकायत करती तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। वो लोग मुझे बेचने वाले थे। उन्होंने मुझे एक आदमी को दिखाया था। कहा था कि अगर पैसे नहीं लाएगी तो उस आदमी के साथ भेज देंगे। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। कौन था वो, नाम पता है? गौरी ने आंसू पोंछे। नहीं, बस इतना पता है कि वो आदमी अक्सर हमारे घर आता था। सास उसे कमरे में बुलाती थी।
और फिर मुझे बाहर भेज देती थी। एक रात मैंने सुन लिया कि वो लोग मुझे कहीं दूर भेजने वाले थे, इसीलिए मैं उसी रात भाग गई। फिर किसी ट्रेन में बैठ गई और यहाँ आ पहुंची। मैंने उसके कंधे थाम लिए। तू मेरे रहते भीख मांगेगी? चल घर चल, मैं सब ठीक कर दूंगा। गौरी ने सर झुका लिया। किस मुंह से घर जाऊंगी भैया? गांव में लोग क्या कहेंगे? सब कहते हैं मैं किसी के साथ भाग गई थी। मैंने उसकी ठोड़ी उठाई। तू मेरी बहन है, दुनिया कुछ भी बोले, अब मैं तेरे साथ हूँ। पहले चल खाना खा, फिर मैं देखता हूँ वो लोग अब कैसे बचते हैं। गौरी की आंखों में भाई के प्यार से थोड़ी उम्मीद जागी, मगर अगले ही पल उसकी नजर मंदिर के पीछे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वो कोई आदमी था जो उसे घूर कर देख रहा था। मैंने भी उस परछाई को देखा। कौन है वो? गौरी का चेहरा फिर सफेद पड़ गया। भैया, ये वही आदमी है जो मुझे ढूंढता फिर रहा है। मैंने गौरी को अपने पीछे किया। वो आदमी अब मंदिर की दीवार से सटा खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी शिकार को देख रहा हो। मैंने गुस्से से दांत भींचे। कौन है तू? क्या चाहता है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में कुछ था, शायद कोई कागज। गौरी ने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, यही है वो, यही है जिसने मुझे कई बार ढूंढने की कोशिश की। ये मेरे ससुराल वालों का आदमी है। मैंने गुस्से में कदम आगे बढ़ाया। नाम क्या है तेरा? उस आदमी ने धीरे से हंसी छोड़ी। नाम से क्या होगा बाबू साहब, काम सुनो, बहन को चुपचाप मेरे साथ भेज दो। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मेरा खून खौल गया। साले किस हैसियत से बात कर रहा है? आदमी ने जेब से एक कागज निकाला। ये देखो, गौरी के नाम का वारंट है। इसके ससुराल वालों ने केस दर्ज करवाया है। ये शादी के बाद गैर मर्द के साथ भाग गई थी और चोरी का भी आरोप है। घर से जेवर और पैसे लेकर भागी थी। अब इसे वापस चलना होगा वरना जेल जाएगी। गौरी ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कागज को छीनकर फाड़ दिया। तेरे ये कागज भी झूठा है और तेरा केस भी। अब मेरी बहन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। चल भाग यहाँ से। मेरी बात सुन के वो आदमी हंसा। बाबू साहब, कानून से ऐसे नहीं बच पाओगे। आपको नहीं पता आप किससे पंगा ले रहे हो। अब गौरी चाहे जहां भागे, हम उसे उठा लेंगे। ये तो भगवान का घर है, इसीलिए चुपचाप खड़ा हूँ, वरना अभी के अभी ले जाता इसे। मैंने उसे कंधे से पकड़कर झकझोरा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो हड्डियां तोड़ दूंगा। और सुन, अपने मालिक को बोल देना मैं लौट आया हूँ। अब मेरी बहन को कोई छू भी नहीं सकता। उस आदमी ने गुस्से से मुझे घूरा, फिर कुटिल मुस्कान के साथ मंदिर से उतर गया। ये सब देख गौरी कांपती रही। मैंने उसकी आंखों में देखा, डर मत, अब तुझे कुछ नहीं होगा। अब तू अकेली नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ है। गौरी ने टूटती आवाज में पूछा, अब क्या करेंगे भैया? मैंने ठंडी हवा में अपनी मुट्ठी भींची। अब सच्चाई सामने लानी होगी। मैं देखता हूँ वो लोग कैसे बचते हैं। पहले तुझे इस हालत में बाहर निकालना होगा, फिर उस घर में घुसकर एक एक से हिसाब लूंगा। मैंने उस रात अपनी बहन को गांव में नहीं रुकने दिया। गांव के लोगों की बातें और वो आदमी, सब खतरे से खाली नहीं थे। रात के अंधेरे में ही मैंने एक पुरानी टैक्सी पकड़ी और गौरी को लेकर शहर निकल पड़ा। गौरी रास्ते भर चुप थी। उसकी सूनी आंखों में 5 साल का दर्द तैर रहा था। मैंने उसका सिर अपने कंधों पर टिकाया। गौरी, अब डरने की जरूरत नहीं, तेरा भाई है ना? गौरी की आंखों से फिर आंसू बह निकले। भैया, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर ना लौट पाती। मेरी आंखें भीग गईं। अब सब ठीक होगा, देखना, मैं सबको सजा दिलवाऊंगा। बोर होते होते टैक्सी शहर में दाखिल हुई। मैंने टैक्सी को सीधे अपने पुराने दोस्त आदित्य के घर रुकवाया। आदित्य वही था जिसने गांव में उसे सबसे पहले सच्चाई बताई थी। अब वही उसकी उम्मीद था। आज दरवाजा आदित्य ने खोला। रवि, इतनी सुबह सुबह? आदित्य ने गौरी की हालत देखी तो वो सब समझ गया। तुम लोग पहले आराम करो, फिर बैठकर सोचते हैं आगे क्या करना है। गौरी को एक कमरे में सुलाकर मैं और आदित्य छत पर जा बैठे। शहर की हल्की धूप में मेरी आंखों में वही आग थी। आदित्य, मुझे सबूत चाहिए। ये लोग झूठा केस बनाकर मेरी बहन को बदनाम कर देंगे। पुलिस कचहरी कोई नहीं सुनेगा जब तक मेरे पास पक्के सबूत ना हो। आदित्य ने धीमे से कहा, रवि, मैंने गांव में रहते रहते कुछ बातें सुनी थी।
तेरी बहन के पड़ोस में जो शरद नाम का लड़का था ना, वही सबका मुखबिर था। उसी ने गौरी को फंसाया। वो सौरभ की माँ से मिला हुआ था। मैंने चौंक कर पूछा, कहाँ मिलेगा वो शरद? आदित्य ने जेब से सिगरेट निकालते हुए कहा, अब तो वो शहर में ही रहता है। मैंने उसे पिछले हफ्ते ही बस स्टैंड पर देखा था। लगता है किसी के इशारे पर इधर उधर भाग रहा है। शायद उसे भी डर है कि कभी पकड़ा जाएगा तो राज खुलेगा। मैंने मुट्ठी भींच ली। शरद ही वो कड़ी है जिससे सारी साजिश खुल सकती है। मुझे उसका पता चाहिए, चाहे जहां छुपा हो मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। नीचे कमरे में गौरी की आंख खुली। उसने पहली बार इतनी देर बाद आईने में खुद को देखा। बिखरे बाल, गंदे कपड़े, सूखा चेहरा। उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत थी। वो धीमे से बोली, क्यों भगवान क्यों? मुझे ही सब सहना पड़ा। भैया ने तो मुझे राजकुमारी बनाकर विदा किया था और आज मैं भीख मांगने लायक भी नहीं रही। गौरी ने अपनी कलाई देखी। राखी के धागे का एक पुराना टुकड़ा अभी भी बंधा था। उसी को चूमकर उसने खुद से वादा किया, अब भैया के भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं भी हिम्मत से खड़ी रहूंगी। मैं और आदित्य पुराने शहर की तंग गलियों में घूम रहे थे। आदित्य के पास कुछ सुराग थे। बस स्टैंड के पास वाली चाय की दुकान, रेलवे फाटक के पास का पुराना लॉज और स्टेशन के बाहर खड़ी रहने वाली पीली जीप। यही 3 जगह थी जहां शरद को देखा गया था। मैंने पहली बार शहर की भीड़ को ध्यान से देखा। कितने चेहरे, कितनी कहानियां, पर उसकी नजरें सिर्फ एक शिकार को ढूंढ रही थी। पहला ठिकाना, स्टेशन के बाहर की पुरानी चाय की दुकान। दुकानदार बूढ़ा रामदयाल मुझे देखते ही पहचान गया। अरे बेटा, कहाँ थे इतने साल? अब गांव का हीरो शहर में क्या कर रहा? मैंने सीधा सवाल दागा। रामदयाल काका, शरद को देखा है? वही गौरी के मोहल्ले वाला? रामदयाल ने चाय छानते छानते ठंडी सांस भरी। क्यों नहीं बेटा, वो तो पिछले हफ्ते भी यहीं खड़ा था। किसी आदमी से पैसे ले रहा था। अरे बेटा, साफ साफ बताऊं तो वो लड़का अब किसी के बस का नहीं। बड़ा आदमी बन गया है वो। किसी बड़े आदमी का टट्टू है अब। मैंने पूछा, किसका आदमी है वो? रामदयाल ने इधर उधर देखा। नाम मत उगलवाओ बेटा, बस इतना समझ लो कि जिसके पास सरहद है उसके पास पुलिस भी जेब में है। संभल के बेटा, संभल के। मैंने आदित्य को देखा। चलो अगला ठिकाना, दूसरी जगह रेलवे फाटक के पास का पुराना लॉज। आदित्य ने रिसेप्शन वाले से पूछा, भैया सरन नाम का कोई लड़का रुका है क्या इधर? रिसेप्शन वाला लड़का किताब उलटने लगा। हाँ, शरद साहब कमरा नंबर 4 में रुके थे, पर कल रात चुपचाप भाग गए और पैसे भी नहीं दिए। मेरे चेहरे पर एक चमक आई, मतलब डर गया है। रिसेप्शन वाला धीमे से बोला, डरा नहीं साहब, डराया गया है। 2 आदमी आए थे रात में, बोले बाहर चल, मालिक बुला रहे हैं। वो शरद तो रोते गिड़गिड़ाते गया। अब मुझको यकीन हो गया, शरद सच जानता है, इसीलिए उसे कहीं छुपा दिया गया है। इधर गौरी ने पहली बार आदित्य के घर की खिड़की से बाहर झांका। उसे अब भी डर था कि वो आदमी फिर आएगा, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं एक चिंगारी जलने लगी थी। भाई के लौट आने से उसे फिर जीने की वजह मिल गई थी। उसने आदित्य की बीवी से कहा, भाभी मुझे साफ सुथरे कपड़े मिल सकते हैं क्या? मुझे भी अपने भैया के साथ खड़ा होना है। मैं फिर से वो कमजोर गौरी नहीं बनूंगी। मैं और आदित्य स्टेशन के पास एक चौराहे पर खड़े थे कि आदित्य की एक नज़र पीली जीप पर पड़ी। उसी जीप में शरद को बैठाया गया था। रामदयाल ने यही बताया था। जीप के अंदर से किसी की परछाई दिख रही थी। मैंने आदित्य का हाथ पकड़ा। आदित्य, वो देख, वही जीप है। लगता है शरद अंदर होगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, जीप के ड्राइवर ने उन्हें देख लिया। एक झटके में जीप स्टार्ट हुई और धुआं छोड़ती हुई गलियों में भागने लगी। मैंने आदित्य से कहा, पीछा करो, शरद को निकलवा कर ही रहेंगे। शहर की पुरानी तंग गलियां, एक तरफ पान की दुकानें, दूसरी तरफ मोटरसाइकिलों की भीड़। उसी भीड़ में मैं और आदित्य जीप के पीछे भाग रहे थे। मेरी आंखें बस जीप के पीछे ही टिकी थी। रोक इसे आदित्य, किसी भी हालत में। आदित्य ने दौड़ते हुए एक मोटरसाइकिल खींची। भाई ये ले, जल्दी बैठ। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और मैं आदित्य के पीछे बैठ गया। जीप धुएं का गुबार छोड़ती हुई आगे आगे भाग रही थी। गली से मुड़ते ही फिर एक और मोड़ ले रही थी। एक मोड़ पर जाकर जीप अचानक रुक गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और अंदर बैठे आदमी को धक्का देकर नीचे उतारा। मैंने दूर से देखा, वही शरद था, पर उससे पहले कि मैं कुछ कर पाता,
ड्राइवर ने शरद को पीछे से धक्का दिया और जीप वापस घुमा दी। शरद धड़ाम से गिरा, उसके माथे से खून बह निकला। मैं मोटरसाइकिल से कूदकर शरद के पास पहुंचा। शरद, शरद आंखें खोल। शरद ने धीरे धीरे आंखें खोली। भैया मुझे माफ कर दो। आदित्य ने शरद को सहारा दिया। कौन थे वो? क्यों तुम्हें छुपा रखा था? शरद की आवाज कांप रही थी। भैया मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने ही तेरी बहन को फंसाया। सौरभ की माँ ने मुझे पैसे दिए थे। मैंने झूठे दस्तखत करवाए थे गौरी से। वो सोचती रही सासू माँ बैंक का कागज दे रही हैं। असल में वो प्रॉपर्टी पेपर था। फिर सब कुछ उसके नाम पर डालकर चोरी का इल्जाम लगाया। मेरी आंखें लाल हो गईं। और बेचने का क्या? ये सब झूठा था या सच? शरद ने कांपते हुए कहा। नहीं भैया, वो सच था। सौरभ कर्ज में डूबा था। उसकी माँ ने सोचा गौरी को किसी अमीर आदमी को बेच देंगे। मैंने ही पहली बार वो आदमी लाकर दिखाया था। मैं ही था दलाल। मेरा दिल किया वहीं शरद का गला दबा दे, मगर मैंने खुद को रोका। अब बोल, वो आदमी कौन था? शरद ने कांपते होठों से कहा। नाम नहीं पता भैया, बस लोग उसे मालिक साहब कहते हैं। सबके पीछे वही है। पुलिस भी उसी की जेब में है। मैंने देखा शरद के सिर से खून बह रहा था। आदित्य ने तुरंत पानी की बोतल से उसका खून पोंछा। अब तुझे कुछ नहीं होगा, पुलिस में गवाही देगा। शरण ने थरथराते हुए कहा। गवाही दूंगा, पर भैया वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो मुझे मार डालेंगे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तू अकेला नहीं है। अब तुझे बचाना मेरा काम है। उधर गौरी आदित्य के घर के आंगन में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे दूर से आता हुआ मैं दिखा। उसके पीछे जख्मी शरद था। गौरी के दिल में डर भी था और एक नई उम्मीद भी। क्या सच में सब कुछ सामने आ जाएगा? क्या लोग मानेंगे कि मैं भागी नहीं थी, मुझे बेचा जा रहा था? उसने अपने आंसू पोंछे। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। अब जो भी होगा सच होगा। मैं और आदित्य किसी तरह शरद को मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर के पुराने सरकारी अस्पताल ले गए। शरद के सिर पर पट्टी करवाते हुए मेरे मन में उबाल था। अब सबूत भी था, गवाह भी। बस इसे बचाए रखना था। डॉक्टर ने कहा चोट गहरी है, इसे 2 दिन भर्ती रखना पड़ेगा। दिमाग पर असर पड़ा तो दिक्कत होगी। मैंने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर साहब, इसे किसी को दिखाना मत। अगर पूछे कौन मरीज है तो कह देना एक्सीडेंट केस है। डॉक्टर ने समझदारी से सिर हिलाया। चिंता मत करो बेटा, कोई नहीं पहचानेगा। उधर आदित्य की बीबी ने गौरी को साफ कपड़े पहनाए, बाल सुलझाए। आईने में खुद को देखकर पहली बार गौरी को महसूस हुआ कि वो फिर से जिंदा है। भैया, अब मैं भागूंगी नहीं। अब मैं खुद चलूंगी पुलिस के पास। मैं बोलूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने गौरी के सिर पर हाथ रखा। मुझे यही चाहिए थी, मेरी बहन। अब मैं अकेला नहीं हूँ। गौरी की आंखों में हिम्मत थी। पहली बार वो डर नहीं रही थी। इधर शहर के बाहर एक बड़ी कोठी में सौरभ की माँ मालिक साहब के सामने बैठी थी। महंगे सोफे पर एसी की ठंडी हवा, मगर उनके माथे पर पसीना था। मालिक साहब ने सिगार जलाते हुए कहा। तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई और अब शरद भी उसके हाथ लग गया। कितना पैसा दिया था मैंने उसे छुपाने को? सौरभ की माँ कांपती आवाज में बोली। मालिक साहब, मुझे नहीं पता वो कैसे उनके हाथ लग गया। मैं फिर कोशिश करती हूँ, गौरी को भी उठा लेते हैं या फिर। मालिक साहब ने धुआं छोड़ते हुए कहा। अब कोशिश की नहीं जाएगी, अब सीधा काम होगा। शरद मरा तो केस ही नहीं रहेगा, लड़की का बयान भी बेमतलब हो जाएगा। सौरभ ने पीछे खड़े होकर डरते हुए कहा। पर मालिक जी, वो रवि, वो गांव का छोरा नहीं रहा। शहर में भी लोग उसे जानते हैं। अगर उसने प्रेस या पुलिस में कुछ बोल दिया तो? मालिक साहब हंसे। पुलिस? पुलिस मेरी जेब में है और प्रेस के लिए मेरे पास नोटों का जादू है। बस शरद को खत्म कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। सौरभ की माँ ने पूछा। और वो लड़की? मालिक साहब ने मुस्कुरा कर कहा। जिसने मुंह खोलना सीखा है उसका मुंह हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है। अस्पताल में शरद को ड्रिप लगी थी। आदित्य रात भर वहीं बैठा रहा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया ही था कि उसी वक्त 2 आदमी नर्स बनकर अंदर घुसे। उनके हाथ में इंजेक्शन था, एक धीमा जहर जिससे मौत हो जाती, पर किसी को पता भी नहीं चलता। शरद नींद में करा रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खोला। गौरी थी। वो पहली बार वहां आई थी मुझे खाना देने, और मेरे सामने उसने उन 2 नकली नर्सों को देखा। गौरी ने बिना कुछ सोचे जोर से चिल्लाया। भैया, आदित्य भैया, कोई है क्या? ये लोग मारने आए हैं। आदित्य दौड़कर अंदर आया। उसने उन दोनों को पकड़ लिया।
एक आदमी भाग निकला, दूसरा आदित्य के हाथ लगा। मैंने भीड़ इकट्ठा होते देखी। पुलिस आई, आदित्य ने भागने वाले आदमी का हुलिया बताया। पकड़े गए आदमी को पुलिस थाने ले गई। मैंने गौरी को गले लगाया। अगर तू ना होती तो शरद आज जिंदा नहीं बचता। गौरी ने आंखों में आंसू लिए कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी भैया, मुझे भी थाने ले चलो, मैं सब कुछ बताऊंगी। गौरी ने पहली बार अपने फटे पुराने सलवार की जगह साफ सुथरे कपड़े पहने थे। आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी आग थी। मैंने उसका हाथ थामा। गौरी डर मत, जो हुआ सब सच सच बोल देना, अब कोई तुझे झूठा नहीं कह सकेगा। गौरी ने सिर हिलाया। भैया अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, अब मैं झूठ नहीं सहूंगी। थाना पुराना था, टूटी दीवारों पर पुलिस वालों के मोटे जूतों की आवाज गूंज रही थी। अंदर कुर्सी पर बैठा था इंस्पेक्टर यादव, मूंछों पर ताव, आंखों में घूरती हुई नजरें। मैंने अदब से कहा, सर मेरी बहन बयान देना चाहती है और शरद की जान को खतरा है। वो जो कुछ भी जानती है वो सब बताएगी। इंस्पेक्टर यादव ने ऊंची नजरों से गौरी को ऊपर से नीचे तक देखा। ओ तो तुम वही भाग गई बहू हो, अब नया ड्रामा शुरू किया है क्या? गौरी की आंखों में नफरत तैर गई। मैं भागी नहीं थी, मुझे बेचने की साजिश हुई थी। मेरे पति और उसकी माँ ने मिलकर मुझे झूठे केस में फंसाया। शरद मेरे सामने है, वो भी बोलेगा। इंस्पेक्टर यादव हंसा। कहाँ है वो गवाह, सबूत कहाँ है? औरत के बोलने से क्या होता है? कागज दिखाओ तब बात करूंगा, मैं गुस्से से बोला। इंस्पेक्टर साहब आपके पास केस है, वारंट है, वो भी तो झूठा बना था। शरद अस्पताल में है, उसी ने नाम लिया है, FIR लिखिए। इंस्पेक्टर यादव की मुस्कान गायब हो गई। उसने एक सिपाही को बुलाया। ठीक है, लड़की का बयान लिख लो। लेकिन मेरी नजर कोने में खड़े एक दूसरे इंस्पेक्टर सरीन पर पड़ी। वो धीमे से आंखों से इशारा कर रहा था, जैसे कहना चाहता हो सावधान रहना। मैं पहली बार में ही समझ गया, इस थाने में भी सब अपने नहीं हैं। गौरी ने कांपते हाथों से बयान लिखवाया। कैसे उसे मारने पीटने की धमकी दी गई, कैसे शरण ने झूठे कागजों पर दस्तखत करवाए, कैसे मालिक साहब का आदमी बार बार उसे उठाने आता रहा। हर शब्द के साथ गौरी की आवाज पहले से मजबूत होती गई। आखिर में उसने मेरी तरफ देखा। भैया अब मैं टूटूंगी नहीं। मेरी आंखों में गर्व था, तू मेरी बहन है। थाने के बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर सरीन मेरे पास आया। सुनो रवि यादव पर भरोसा मत करना, वो मालिक साहब से मिला हुआ है। तुम्हारी बहन का बयान उसी की मेज पर दफन हो जाएगा। तुम्हें ये केस सीधे शहर के SP तक ले जाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस संभल के रहना। मैंने हाथ मिलाया। धन्यवाद सर, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। रात होते होते मालिक साहब को खबर मिल गई, लड़की ने बयान दे दिया है, सरहद अस्पताल में है। मालिक साहब ने मेज पर हाथ मारा। अब बहुत हो गया, अब रवि को भी सबक सिखाना होगा। और शरद, वो सुबह होते होते इस दुनिया में नहीं रहेगा, और लड़की, उसे ऐसा सबक मिलेगा कि सारी जिंदगी मुंह नहीं खोल पाएगी। सौरभ डरते हुए बोला, मालिक जी रवि बहुत आग बबूला है, वो सीधा आपके नाम तक पहुंच गया तो। मालिक साहब ने सिगार जला दिया। अगर वो मेरे नाम तक पहुंचा तो फिर उसे जिंदा रहना नहीं चाहिए, समझे? आदित्य के घर लौटते हुए गौरी ने मुझसे कहा, भैया मैंने आज पहली बार खुद अपनी आवाज को सुना। अब चाहे जो हो जाए मैं कभी नहीं झुकूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। अब लड़ाई लंबी होगी गौरी, हमें हिम्मत रखनी होगी। गौरी ने अपने हाथ की राखी की गांठ को फिर चूमा। अब मेरी राखी की डोर कभी नहीं टूटेगी भैया। रात का वक्त, शहर की सड़कें सुनसान थी। आदित्य के घर में सबको चिंता थी। सरहद अस्पताल में अकेला था। इंस्पेक्टर सरीन ने कहा था, किसी भी हाल में शरद को अकेला मत छोड़ना। मैंने आदित्य से कहा, तू घर पर रहे, मैं शरद के पास अस्पताल जा रहा हूँ। अगर कुछ हुआ तो वहीं देख लूंगा, गौरी को अकेला मत छोड़ना। आदित्य ने मेरा कंधा पकड़ा। भाई संभल के रहना, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरी मुट्ठी बंधी थी। अब डर किस बात का? अब मेरी बहन टूटी नहीं और मैं भी झुकने वाला नहीं। रवि जैसे ही अस्पताल पहुंचा, उसे गेट के बाहर एक संदिग्ध साया दिखा। कोई आदमी खंबे के पीछे खड़ा था। मैंने झट से मोटरसाइकिल रोकी और चुपचाप दबे पांव पीछे पहुंचा। साया मुझको देखकर भागने लगा। मैं भी पीछे दौड़ा। आखिर वो आदमी फिसल कर गिर पड़ा। मैंने कॉलर पकड़कर उसे घसीटा। किसने भेजा है तुझे, बोल। आदमी ने हाथ जोड़ लिए। साहब, मालिक साहब ने भेजा था, शरद को खत्म करने का हुक्म था। बस इंजेक्शन लगाना था, माफ कर दो। मेरा खून खौल गया। कहाँ है तेरा साथी?
आदमी कांपते हुए बोला, अंदर आईसीयू के पीछे खड़ा है, वही अंदर घुसेगा। मैंने उसे एक झटके में जमीन पर पटका और आईसीयू की तरफ दौड़ पड़ा। आईसीयू के बाहर एक नकली वार्ड बॉय खड़ा था। उसके हाथ में सफेद कपड़े में लिपटा इंजेक्शन था। वो दरवाजे का हैंडल पकड़ ही रहा था कि मैंने पीछे से कुर्सी उठाकर इसके सिर पर दे मारी। धड़ाम, वार्ड बॉय वहीं गिर पड़ा। मैंने देखा उसके हाथ में वही धीमा जहर वाला इंजेक्शन था। अगर मैं 1 मिनट भी देर करता तो शरद की सांसें थम जाती। तभी इंस्पेक्टर यादव भी अस्पताल पहुंच गया। उसके पीछे 4 सिपाही थे। क्या ड्रामा कर रहे हो रवि? किसे मार पीट रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने गुस्से से इंजेक्शन उसके सामने फेंका। ये देख, तेरा मालिक यही भेजता है ना। आज शरद बच गया। अब मैं इस केस को एसपी ऑफिस तक ले जाऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है। इंस्पेक्टर यादव के चेहरे पर चमड़ी उतर गई, मगर उसने जल्दी से बात घुमा दी। बहुत हो गया रवि, अब तुझे ही लॉकअप में डाल दूंगा मारपीट का केस बनाकर। मैंने भीड़ की तरफ देखा। अब अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदार भी जमा हो गए थे। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। मैंने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग सुन लो, मेरी बहन और ये शरद दोनों की जान को खतरा है। अगर हमें कुछ हुआ तो याद रखना, इसका जिम्मेदार यही इंस्पेक्टर और इसका मालिक साहब होगा। भीड़ में से किसी ने ताली बजाई। सही बात, अब ऐसे गुंडों से डरने का जमाना गया। इधर आदित्य के घर में गौरी खिड़की के पास बैठी थी। तभी उसे दरवाजे पर कोई खटका सुनाई दिया। आदित्य की बीबी ने डरते हुए कहा, गौरी दरवाजा मत खोलना। गौरी ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। बाहर 2 अजनबी खड़े थे। उनके हाथ में कोई कागज था। वो बार बार दरवाजा पीट रहे थे। गौरी ने पहली बार खुद दरवाजे पर खड़ी होकर ऊंची आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? किसके आदमी हो? बाहर से आवाज आई, मालिक साहब ने भेजा है, अंदर आना है। चुपचाप खोल दे। गौरी ने अंदर से कुंडी पर हाथ रखा, फिर ठोक कर बंद कर दिया। भैया ने सिखाया है, अब डरना नहीं। मैं पुलिस बुला रही हूँ। उसने मोबाइल उठाया। आदित्य ने मुझको फोन किया। मैंने वहीं से चिल्लाया, गौरी दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूँ। मैंने शरद को आईसीयू में आदित्य के भरोसे छोड़ा और जैसे ही आदित्य की बीबी का फोन आया, वो अस्पताल से दौड़ पड़ा। आदित्य की स्पीड इतनी थी कि रात की हवा भी उसके गुस्से को रोक नहीं पाई। आदित्य के घर के बाहर 2 गुंडे अभी भी दरवाजा पीट रहे थे। उनके साथ एक तीसरा आदमी भी आ गया था, जिसके हाथ में मोटा डंडा था। गौरी ने अंदर से आदित्य की बीबी को खिड़की से निकल जाने को कहा। भाभी, आप पीछे वाले कमरे में जाओ, मैं देखती हूँ। आदित्य की बीवी कांप गई। गौरी पागल मत बन, दरवाजा मत खोल। गौरी ने आंखों में आंसू रोक कर कहा, अब डर के नहीं जीऊंगी भाभी, भैया कहकर गए हैं कमजोर मत बनना। गौरी ने दरवाजे की कुंडी खोल दी, लेकिन पूरी नहीं खोली। उसने बस इतना खोला कि वो लोग उसका चेहरा देख सके। गौरी ने बाहर खड़े तीनों को घूरते हुए कहा, किसके आदमी हो? मालिक साहब के। कह दो उसे अब की बार मैं बिकने वाली नहीं हूँ। एक गुंडे ने गुस्से से दरवाजे को धक्का दिया। बहुत मुंह चलाने लगी है लड़की, चुपचाप चल वरना यहीं खत्म कर देंगे। गौरी ने खिड़की से चिल्ला दिया, पड़ोसियों सुन लो, ये मुझे उठा ले जाने आए हैं। कोई है क्या? पड़ोस के एक एक घर के खिड़की दरवाजे खुलने लगे। 2-3 लोग बाहर निकल आए। भीड़ देखकर गुंडे थोड़ा हड़बड़ा गए। तभी मोटरसाइकिल की ब्रेक चीख कर रुकी। मैं आ गया था। मैंने आते ही बिना कुछ पूछे गुंडे को कॉलर से पकड़कर सड़क पर पटक दिया। दूसरे गुंडे ने डंडा उठाया। मैंने उसके हाथ पर लात मारी। डंडा दूर जा गिरा। तीसरा गुंडा भागने की कोशिश करने लगा। मैंने ईंट उठाकर उसके पैरों पर दे मारी। वो धड़ाम से गिरा। गौरी ने दरवाजा खोलकर भाई को देखा। भैया, मैंने डर कर दरवाजा नहीं खोला, मैंने सबको बुला लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी बहन में उसे वही हिम्मत दिखी जो उसके अंदर थी। उसने भीड़ की तरफ देखकर कहा, देख लो सब, ये वही लोग हैं जो एक औरत को बेचने आए थे। अब अगर कोई बोले कि मेरी बहन भागी थी, तो सब याद रखना सच्चाई यही है। इसी बीच इंस्पेक्टर सरीन वहां अपनी जीप में पहुंचा। उसने तीनों गुंडों को अपनी जीप में डाला। रवि, अच्छा किया तूने फोन कर दिया। अब ये मुझसे नहीं बचेंगे। मैं इन्हें एसपी साहब तक ले जाऊंगा। तेरा केस अब सीधा ऊपर जाएगा। मैंने हाथ जोड़े। सर, अब मेरी बहन को इंसाफ दिलाना है। अब कोई समझौता नहीं। सरीन ने धीमे से कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मालिक साहब अब सीधे वार करेंगे। तू शरद को कहीं और छुपा दे।
अस्पताल भी अब महफूज नहीं और खुद भी छुपकर मत चलना। लड़ाई खुली रख, अब भीड़ तेरे साथ खड़ी रहेगी। मैंने सिर झुकाकर हामी भरी। जो भी होगा अब सामने से होगा। रात होते होते मालिक साहब को खबर दी गई। मैंने उसके आदमियों को पकड़वा दिया। वो एसपी ऑफिस तक जाने वाला है। गौरी भी अब मुंह खोल चुकी थी। मालिक साहब ने सिगार बुझाया। अब बहुत हो गया। अब रवि की बहन की आवाज को हमेशा के लिए बंद करना होगा और रवि को ऐसा सबक मिलेगा कि कोई और मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत ना करे। उसने अपने सबसे खतरनाक आदमी को बुलाया। कल सूरज उगे उससे पहले ये कहानी खत्म होनी चाहिए। रात के 2 बज चुके थे। अस्पताल के आईसीयू में शरद बेहोशी में था, मगर उसके मुंह से निकलने वाली गवाही ही वो चाबी थी जिससे मालिक साहब और सौरभ की साजिशों का ताला खुलना था। मैं और आदित्य अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे थे। इंस्पेक्टर सरीन ने फोन किया। रवि, अब देर मत करो, शरद को अस्पताल से निकाल ले। मालिक साहब के आदमी कहीं भी हमला कर सकते हैं। मैं एसपी साहब से बात कर रहा हूँ। तुम लोग शरद को सेफ हाउस में छुपाओ। मैंने आदित्य को देखा। तैयार हो जा भाई, अब शरद को चलाना पड़ेगा। मैंने और आदित्य ने एक पुरानी एम्बुलेंस का इंतजाम किया। शरद को स्ट्रेचर पर डाला। उसकी आंखें आधी खुली थी, होंठ सूख चुके थे, मगर होश इतना था कि वो धीमे से बोला, रवि भैया, मुझे मार डालेंगे वो लोग। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस धीरे धीरे अस्पताल के पिछले गेट से निकली। रात का अंधेरा उनका साथी था। एम्बुलेंस जैसे ही पुराने पुल के पास पहुंची, सड़क के किनारे एक टूटी हुई ट्रक खड़ी थी। मुझको शक हुआ। मैंने ड्राइवर से कहा, धीरे चलाना, कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी झाड़ियों के पीछे से 3 नकाबपोश आदमी निकले। उनके हाथ में रॉड और लोहे की छड़ थी। एक ने ड्राइवर को खींचकर नीचे गिरा दिया। मैं दरवाजे से बाहर कूदा। सामने मालिक साहब का सबसे खतरनाक शूटर खड़ा था, राना। राना ने मेरी तरफ बंदूक तानी। बहुत दौड़ लिया हीरो, अब खत्म कर दूं। मैंने पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। राना की गोली कान के पास से निकल गई। आदित्य ने पीछे से शरद को खींचा, उसे जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश की। राना, घर जा, कहीं नहीं भाग सकता। शरद को यहीं छोड़ जा, वरना तेरी भी लाश यहीं मिलेगी। मैंने दांत भींचे, पहले मेरे सीने से गुजर के जाना पड़ेगा। राना ने गोली चलाई और मैंने एक झटका देकर उसका हाथ झटका। बंदूक दूर जा गिरी। अंधेरे में रवि और राना की भिड़ंत शुरू हो गई। आदित्य ने शरद को पीछे की झाड़ियों में छुपाया। तभी राना का एक साथी आदित्य पर टूट पड़ा। इधर शहर में सुबह होने लगी थी। गौरी इंस्पेक्टर सरीन के साथ एक लोकल चैनल के रिपोर्टर के सामने बैठी थी। पहली बार कैमरा उसके चेहरे पर था। लाइटें उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन आज वो पीछे नहीं हटी। रिपोर्टर ने माइक आगे किया। आप 5 साल तक कहाँ थी? आपने भागने की कहानी क्यों बनाई? गौरी ने कांपते होंठों से कहा, मैं नहीं भागी थी, मुझे बेचा जा रहा था। मेरे भाई ने मुझे उस नरक से निकाला। सौरभ, उसकी माँ और मालिक साहब, ये सब मिलकर मुझे मिटाना चाहते थे, मगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखना, इसके पीछे वही लोग होंगे। रिपोर्टर ने फिर पूछा, क्या आपके पास सबूत है? गौरी ने कहा, मेरे पास शरद है, वो बोलेगा। मेरी जुबान है, वो बोलेगी, और अब पूरा शहर सुनेगा। पुल के पास रवि और राना की लड़ाई अपने आखिरी मोड़ पर थी। राना ने मुझको लोहे की छड़ से मारना चाहा। मैंने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। एक घूसा राणा के जबड़े पर पड़ा तो राना जमीन पर गिरा। मैंने उसके सीने पर घुटना टिकाया। बोल मालिक साहब ने कहाँ छुपा रखे हैं सबूत? राना हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है एक शरद बचा लेगा तुझे? मेरा खेल तो अब शुरू हुआ है। मालिक ने तेरी बहन पर वार की तैयारी कर ली है। भाग जा हीरो, नहीं तो तुझे भी वहीं खा जाएगा। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने राना को बेहोश कर दिया। आदित्य ने शरद को वापस एम्बुलेंस में डाला। भाई, जल्दी कर, पुलिस को कॉल कर दी है। एम्बुलेंस फिर सड़क पर दौड़ रही थी। पीछे से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। इंस्पेक्टर सरीन अपनी जीप में आया। तुम दोनों ठीक हो? शरद जिंदा है? मैंने हाँफते हुए कहा, जिंदा है, पर मालिक साहब अब और खतरनाक हो चुके हैं। सरीन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब ये लड़ाई जनता की है। तेरी बहन ने टीवी पर सब बोल दिया। अब ये आवाज दफन नहीं होगी। मैंने एम्बुलेंस में लेटे शरद की तरफ देखा और आसमान की ओर। भगवान, बस मेरी बहन को टूटने मत देना। अब लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगा।
सुबह की पहली किरण के साथ ही गौरी के बयान का वीडियो पूरे शहर में वायरल हो चुका था। हर चौराहे पर लोग मोबाइल में वही देख रहे थे। गौरी ने बताया कि उसे बेचा जा रहा था। पति और सास के खिलाफ सबूत है, मालिक साहब पर भी आरोप। कई लोग पहली बार मालिक साहब का नाम इस तरह से सुन रहे थे। लोग फुसफुसाने लगे थे, इतने बड़े आदमी का नाम ले लिया, अब तो कुछ होगा। मैं आदित्य और इंस्पेक्टर सरीन शरद को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी राठौड़ एक सख्त अफसर थे। उन्होंने सीधे सवाल दागे, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मालिक साहब ने इसमें हाथ डाला? मैंने शरद को संभालते हुए कहा, ये बोल सकता है सर, ये बताएगा कि पैसे किसने दिए, कहाँ दस्तखत हुए, सब कुछ। एसपी राठौड़ ने शरद को गवाही के लिए तैयार किया। एक मजिस्ट्रेट बुलाया गया। सब कुछ कानून के मुताबिक लिखा गया। इंस्पेक्टर सरीन ने धीरे से मेरे कान में कहा। एक बार शरद का बयान मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया, मालिक साहब चाहकर भी केस को रद्द नहीं कर पाएगा। बस अब इसे जिंदा रखना है। मैंने गहरी सांस ली। भगवान बस यही कर दे। इधर मालिक साहब अपनी कोठी में फोन पर गरज रहे थे। अब बस बहुत हो गया। वो लड़की चैनल पर बोल चुकी है, शरद बयान दे रहा है। अब दोनों को एक साथ मिटाना होगा। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी बब्बर को बुलाया। गौरी को उठा ले, कहीं भी छुपा दे या फिर खत्म कर दे। रवि को रास्ते से हटा, जितने पैसे चाहिए ले ले। बब्बर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात से पहले दोनों का नाम मिटा दूंगा मालिक। गौरी आदित्य के घर में अकेली बैठी थी। आदित्य की बीबी बाजार तक गई थी। तभी बाहर दूध वाले के भेष में बब्बर के आदमी आए। गौरी को शक हुआ, मगर उसने दरवाजा खोल दिया। दोनों ने झट से मुंह दबाया और गौरी की चीख दब गई। उसे पीछे के आंगन में उठाकर एक गाड़ी में डाल दिया गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। उधर एसपी ऑफिस में मुझको आदित्य की बीवी ने फोन किया। वो हाँफती हुई बोल रही थी, रवि भैया गौरी को उठा ले गए। दो आदमी दूध वाले बनकर आए थे। मैं बाजार से लौटी तो दरवाजा खुला था, गौरी कहीं नहीं थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गौरी, इंस्पेक्टर सरीन ने उसका कंधा पकड़ा। अब टाइम नहीं है रवि, मालिक साहब ने आखिरी वार कर दिया है। मैं अपनी टीम लेकर निकलता हूँ, तू आदित्य के साथ जाओ, देखो कहाँ ले गए होंगे। एसपी राठौड़ ने भी झट से सायरन बजवाया। अब शहर में नाकेबंदी होगी, वो कहीं नहीं भाग पाएंगे। मैंने आदित्य को देखा, उनकी आंखें लाल थी। आदित्य, आज या तो मैं मालिक साहब को मिटा दूंगा या खुद मिट जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। भाई पीछे मत देख, आज जान लड़ानी पड़ेगी। गौरी को गाड़ी से घसीटकर एक पुराने वीरान गोदाम में ले जाया गया। दीवार पर जाले, फर्श पर टूटी बोतलें, चारों तरफ बस सन्नाटा और बदबू। बब्बर ने उसे रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बिठाया। बहुत आवाज निकाल ली थी तूने, अब तेरी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। गौरी की आंखों में आंसू थे, मगर अब वो गिड़गिड़ा नहीं रही थी, बस देख रही थी। उसने बब्बर की आंखों में आंखें डाल दी। मार डाल, लेकिन मेरा भाई आएगा, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बब्बर हंस पड़ा। तू और तेरा भाई हीरो बनने चले थे, अब यही दोनों लाश मिलेंगी। मुझे और इंस्पेक्टर सरीन की टीम को गौरी की लोकेशन मिल गई थी। आदित्य ने एक पुराने चाय वाले से खबर निकाली। भैया, वो लोग शहर के बाहर पुराने गोदाम की तरफ गए थे। बब्बर का अड्डा वहीं पर है। सरीन ने वायरलेस पर पूरी टीम अलर्ट कर दी। सब ध्यान रखना, मालिक साहब के आदमी हथियारों के साथ हैं। किसी को बचाना नहीं, पकड़ना है, और गौरी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मैंने बंदूक उठाई। भाई, अब बस एक मौका दे देना, मेरी बहन को छूने वाला जिंदा नहीं बचेगा। रात के अंधेरे में सायरन की आवाज सुनकर बब्बर चौंक गया। उसने अपने चारों आदमियों को इशारा किया, गोली चलानी पड़े तो चलाना, कोई जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। गौरी ने रस्सियों से हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। उसकी कलाई से खून बहने लगा, लेकिन आंखों में डर नहीं था। भैया जल्दी आओ। गोदाम के बाहर पुलिस जीपें रुकी। इंस्पेक्टर सरीन ने हाथ उठाकर इशारा किया। रवि, तुम पीछे के दरवाजे से अंदर जाओ, हम सामने से घेरते हैं। मैंने आदित्य को देखा, पीछे मत हटना भाई। आदित्य ने सिर हिलाया। जान भी जाएगी तो पहला तेरा काम होगा। दोनों झाड़ियों से होते हुए गोदाम के पीछे पहुंचे। वहीं बब्बर का एक आदमी पहरा दे रहा था। रवि ने पीछे से उस पर वार किया, वो चुपचाप गिर पड़ा। गोदाम के अंदर बब्बर ने गौरी के सामने बंदूक तानी। तेरा भाई बहुत बहादुर बना फिरता है, आज देख कैसे मरता है। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला।
मैं अंदर घुसा और मेरे पीछे आदित्य था। मेरी आंखें लाल थी। बब्बर मेरी बहन को हाथ लगाया तो यहीं गाड़ दूंगा। बब्बर ने हंसते हुए बंदूक तान दी। तू अकेला क्या उखाड़ेगा? गोलियों से बात होगी अब। गोदाम में गोलियां गूंजने लगी। बाहर से पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। मैंने गौरी को रस्सी से छुड़ाया, तभी बब्बर ने मेरे पैर में गोली मार दी। मैं लड़खड़ाया मगर मैंने वहीं पड़ा लोहे का पाइप उठाया, बब्बर पर टूट पड़ा। दोनों की भिड़ंत शुरू हो गई। एक तरफ बंदूक, एक तरफ भाई का पागलपन। गौरी ने अपने सामने देखा। बब्बर ने मुझको धक्का देकर गिराया और बंदूक मेरे सिर पर तानी। अब खत्म। लेकिन तभी गौरी ने वहीं पड़ा डंडा उठाया, पूरी ताकत से बब्बर के सिर पर मारा। बब्बर झटका खाकर नीचे गिरा। मैंने मौका पाकर बब्बर से बंदूक छीनी और एक ही झटके में उसका खेल खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर सरीन की टीम अंदर पहुंची। बाकी गुंडों को पकड़ लिया गया। गौरी दौड़कर मुझे पकड़कर बैठ गई। मेरे पैर से खून बह रहा था, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। देखा बहन, मैंने कहा था ना, कोई तुझे छू नहीं पाएगा। गौरी के आंसू मेरे खून में बह गए। भैया अब तू बचेगा ना? मैंने उसकी राखी को देखा। अब ये डोर कभी नहीं टूटेगी। गोदाम की गोलाबारी के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। बब्बर और उसके गुंडों को मार गिराया गया या पकड़ लिया गया था। शरद को एसपी ऑफिस में ही रखा गया था। अब उसकी सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी थी। सुबह का सूरज चढ़ते ही शहर में बड़ी खबर फैल गई। मालिक साहब गिरफ्तार। इंस्पेक्टर सरीन, एसपी राठौड़ और पूरी पुलिस फोर्स मालिक साहब की आलीशान कोठी पर पहुंची। मालिक साहब अब भी कुर्सी पर इतरा कर बैठे थे। मुझे हाथ लगा कर तो देखो, कोर्ट में सब पलट जाएगा। एसपी राठौड़ ने सीधे आंखों में देखा। तेरी सल्तनत अब खत्म, तेरी साजिश, तेरा शोषण सब खुल चुका है। गौरी और शरद की गवाही ही काफी है। अब तेरी जेल ही तेरा महल है। मालिक साहब के चेहरे से पहली बार घमंड उतर गया। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई। कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। शहर ने पहली बार उस आदमी को झुकते देखा जिसे लोग भगवान समझते थे। हफ्ते भर बाद कोर्ट में केस शुरू हुआ। गौरी ने पहली बार काले जोड़े में गवाही दी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं। माननीय जज साहब, मैंने कभी घर नहीं छोड़ा था। मुझे बेचा जा रहा था, मैंने झूठ नहीं बोला, झूठ बुलवाया गया था। मेरी चुप्पी बिकती रही, लेकिन मेरी राखी की डोर ने मुझे फिर खड़ा कर दिया। गौरी की बातें सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मालिक साहब, सौरभ और बाकी गुनहगारों के खिलाफ सबूत, शरद की गवाही और पुलिस की रिपोर्ट ने वो किया जो मैंने वादा किया था। सच को मिटाया नहीं जा सकता। रवि अस्पताल में था। उसके पैर की गोली निकाली जा चुकी थी, लेकिन चलने में दिक्कत थी। गौरी रोज राखी की तरह उसका सिर सहलाती। भैया, अब कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। मैं मुस्कुरा कर कहता, गौरी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू कभी चुप मत होना। 3 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया। मालिक साहब को उम्र कैद, सौरभ और उसकी मां को कड़ी सजा हुई। गौरी को कोर्ट में गवाह मानकर पूरी सुरक्षा दी। शरद को भी माफ किया गया, क्योंकि उसने गवाही देकर सच सामने लाया था। मैं अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। मैंने अपने पुराने मकान को छोड़कर शहर में एक नया घर लिया। वहीं गौरी अब स्कूल में बच्चियों को पढ़ाती थी। वो उन्हें कहती, चुप मत रहना बेटा, डर को आवाज से हराना। मैं रोज काम पर जाने से पहले गौरी के हाथ से बंधी राखी को देखता। अब ये डोर कभी टूटेगी नहीं, कभी नहीं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।